जज साहब कुर्सी पर गंभीर मुद्रा में बैठे थे। सामने पति और पत्नी दोनों कटघरे में खड़े थे। दोनों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए थे। अदालत में सन्नाटा था। जज साहब ने पहले पति की तरफ देखा और धीमे मगर दृढ़ स्वर में पूछा, तुमने अपनी याचिका में लिखा है कि तुम्हारी पत्नी के माता पिता ने तुम्हें बुलाकर बेइज्जत किया। क्या यह सच है? पति ने सिर झुकाते हुए कहा, जी हाँ। कब हुआ था ये? पति थोड़ी देर चुप रहा, माथे पर बल पड़ा, फिर बोला, शायद कोई 1 साल पहले। तारीख याद है? पति ने घबराकर इधर उधर देखा। नहीं, तारीख तो याद नहीं, पर शायद बारिश का मौसम था। बारिश तो हर साल होती है। सही तारीख या महीना बता सकते हो? पति बगलें झांकने लगा, कुछ बोला नहीं। जज ने फिर अगला सवाल दागा, तुमने आरोप लगाया कि तुम्हारे साथ मारपीट हुई, तुम्हारा हाथ और पैर टूट गया, कहां इलाज करवाया था? पति जल्दी से बोला, अस्पताल में सर। कौन से अस्पताल में? पति फिर अटक गया। वो एक सरकारी अस्पताल था शायद। सरकारी अस्पताल बहुत हैं, नाम याद है? पति पसीना पोंछते हुए बोला, नाम नहीं याद, पर कहीं पास ही था हमारे घर के। जज ने चश्मा उतारकर मेज पर रखा और गहरी सांस ली। कब भर्ती हुए थे? पति बगलें झांकते हुए बड़बड़ाया, शायद रात में, या हो सकता है सुबह। सुबह और रात में बहुत फर्क होता है। चोट इतनी बड़ी थी, हाथ पैर टूटा था, फिर भी याद नहीं कि कब हुआ। पति चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा रहा। फिर जज ने अगला सवाल पूछा, तुमने ये भी लिखा है कि तुम्हारी पत्नी के मायके वाले तुम्हें फोन करके धमकाते थे। कौन कौन फोन करता था? पति झल्लाकर बोला, बहुत लोग करते थे सर। नाम बताओ किसी एक का। फोन किस नंबर से आता था? पति बुदबुदाया, वो कभी कभी प्राइवेट नंबर से आता था। फोन रिकॉर्डिंग है तुम्हारे पास? पति झेंपते हुए बोला, नहीं सर, उस वक्त रिकॉर्ड नहीं कर पाया। जज ने कुर्सी पर थोड़ा पीछे होते हुए गंभीर आवाज में कहा, इतने गंभीर आरोप और एक भी ठोस सबूत नहीं। तारीख याद नहीं, अस्पताल का नाम नहीं, फोन नंबर नहीं, कोई गवाह नहीं। पति की आंखों में घबराहट तैरने लगी। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन शब्द गले में ही अटक गए। अदालत का वातावरण और भी बोझिल हो गया। जज साहब ने आगे झुककर कहा, अभी तो केवल शुरुआत है, अभी बहुत से सवाल बाकी हैं। सोच लो, झूठ बोलने का अंजाम अच्छा नहीं होता। पति सिर झुकाए खामोश खड़ा रहा, जैसे खुद अपने ही जाल में फंस गया हो। पति की चुप्पी ने अदालत में एक अजीब सा सन्नाटा फैला दिया था। जज साहब ने अब पत्नी की ओर देखा। अब तुम्हारी बारी है। तुमने अपनी याचिका में पति पर कई आरोप लगाए हैं, मानसिक प्रताड़ना, गाली गलौज, मारपीट और दहेज की मांग। क्या ये सभी आरोप सही हैं? पत्नी ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया, सही हैं। कब कब हुआ ये सब? कुछ तारीखें या घटनाएं याद हैं? पत्नी थोड़ा अटकती हुई बोली, शादी के कुछ महीनों बाद से ही शुरू हो गया था, शायद पहली बार कोई दशहरा के आसपास। ठीक से तारीख याद है? पत्नी ने आंखें सिकोड़कर सोचा, फिर बोली, नहीं, बस त्योहार के समय था, मुझे याद है। त्योहार तो हर साल आते हैं। एक खास घटना बताओ जिसमें तुम्हें चोट पहुंची हो या पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवाई हो। पत्नी ने असहज होते हुए जवाब दिया, रिपोर्ट तो नहीं करवाई थी, डरती थी समाज बदनामी करेगा। अगर इतना बड़ा अत्याचार हुआ था तो डर के बावजूद मदद क्यों नहीं ली? पत्नी चुप हो गई, बस आंखें झुका ली। तुमने दहेज मांगने का भी आरोप लगाया है। कितनी रकम या क्या चीज मांगी थी? पत्नी ने कहा, सोने की चेन और एक कार। कब मांगा गया था? पत्नी ने धीमे स्वर में कहा, शादी के 2 महीने बाद। कोई संदेश पत्र, व्हाट्सएप चैट, गवाह? पत्नी ने असहाय होकर कहा, नहीं, बस घर में बात करते थे, अकेले में, कोई सबूत नहीं। जज ने फिर गंभीर होकर पूछा, तो तुम्हारे पास भी प्रताड़ना का कोई ठोस प्रमाण नहीं है? न मेडिकल रिपोर्ट, न पुलिस रिपोर्ट, न गवाह? पत्नी के चेहरे पर मायूसी छा गई। उसने धीरे से सिर झुका लिया। जज साहब ने कुर्सी पर पीठ टिका ली और दोनों पक्षों को गंभीर दृष्टि से देखा। फिर बोले, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जब सच साबित करने की बारी आती है तो दोनों के पास कोई ठोस प्रमाण नहीं। अदालत तर्क पर चलती है, भावनाओं पर नहीं। कटघरे में खड़े पति पत्नी अब दोनों बेजान से लग रहे थे, जैसे अपनी ही लड़ाई में थककर हार मान चुके हों। जज ने आदेश दिया, अब अदालत खुद साक्ष्य जुटवाएगी और गवाहों को बुलवाएगी।
इसके बाद ही तय होगा कि सच्चाई किसके पक्ष में है। गंभीर वातावरण के बीच अदालत स्थगित कर दी गई। पति और पत्नी दोनों धीरे धीरे अदालत से बाहर निकलते रहे, सिर झुकाए हुए, सोच में डूबे कि आखिर इस लड़ाई में उन्होंने खोया क्या और पाया क्या। तय तारीख पर दोनों फिर से अदालत में हाजिर हुए। जज साहब का चेहरा हमेशा की तरह गंभीर था। अदालत में हल्की फुसफुसाहट थी जो जज के हथौड़े की आवाज से तुरंत शांत हो गई। आज मैं जानना चाहता हूं कि आखिर तुम्हारे बीच झगड़े की शुरुआत कहां से हुई थी। पत्नी ने धीरे से कदम बढ़ाए और कटघरे में खड़ी होकर बोली, जज साहब, शादी के कुछ ही दिन बाद से हमारे बीच झगड़े शुरू हो गए थे। धीमे लेकिन सख्त लहजे में। झगड़े का असली कारण क्या था? पत्नी ने एक गहरी सांस ली और आवाज में दर्द भरकर कहा, सर, इनके बहुत सारे रिश्तेदार हमारे घर आया करते थे। हर दूसरे दिन कोई ना कोई ठहरा होता था। लेकिन जब मेरे माता पिता या भाई आते थे तो ये गुस्से से आग बबूला हो जाते थे। मुझे डांटते, बुरी तरह मारते पीटते थे। अदालत में एक सरसराहट सी फैल गई। जज ने अपनी कलम रखी और पति की तरफ देखा। तुम्हें तुम्हारी पत्नी के रिश्तेदारों से क्या परेशानी थी? पति ने कुछ चुंझलाए हुए अंदाज में जवाब दिया, सर, इसके रिश्तेदार बेवजह आते थे। मेरे भी रिश्तेदार आते थे, पर इनके आने से मुझे चिढ़ होती थी। मेरे घर में इनके लोग क्यों आते? रिश्तेदार दोनों के होते हैं। शादी के बाद दोनों घर होता है, इसमें पक्षपात क्यों? पति बड़बड़ाया, मुझे पसंद नहीं था, बस। जज ने फिर पत्नी की तरफ मुड़ते हुए पूछा, जज, तुम्हें क्या लगता है कि इन्हें सिर्फ तुम्हारे रिश्तेदारों से समस्या थी? पत्नी के चेहरे पर अब आक्रोश और दर्द दोनों साफ नजर आ रहे थे। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, जज साहब, असली बात तो कुछ और थी। इनके घर जो भी रिश्तेदार आते थे उनमें ज्यादातर लड़कियां होती थी। कोई मामा की बेटी, कोई चाचा की बेटी, कोई मौसी की लड़की या फिर कोई पुरानी दोस्त। जज ने चौंक कर पूछा, तो? पत्नी ने बात आगे बढ़ाई, सर, ये उन लड़कियों के साथ घंटों गप्पे करते, बाहर घुमाने ले जाते, सरकारी नौकरी करते हैं, पैसे की कोई कमी नहीं। हर लड़की को महंगे गिफ्ट देना, बाहर खाना खिलाना इनका शौक था। पर जब मैं अपने जरूरत के लिए पैसे मांगती तो कहते, अपने माँ बाप से जाकर मांगो। एक एक पैसे के लिए तरसती रही मैं। पूरा अदालत कक्ष सन्नाटे में डूब गया। जज ने फिर पति की ओर देखा, क्या ये आरोप सही हैं? पति ने बात घुमाने की कोशिश की, सर, दोस्ती करना कोई जुर्म नहीं है और घर खर्च तो मैं देता था। कितना खर्च देते थे हर महीने? कोई हिसाब है? पति चुप हो गया, उसकी आंखें झुक गईं। जज ने फिर पत्नी से पूछा, क्या आपने कभी इस बात की शिकायत परिवार में या पुलिस में की थी? पत्नी ने दुखी स्वर में कहा, सर, कई बार इनके घर वालों से कहा था, पर सब ने मुझे ही चुप रहने की सलाह दी। पति है, सहना पड़ेगा, यही जवाब मिला हर बार। जज ने अपनी डायरी में कुछ नोट किया, फिर गंभीर स्वर में कहा, अभी तक जो बातें सामने आई हैं उनमें झगड़े की जड़, सम्मान की कमी, पैसा ना देना और आपसी अविश्वास है। लेकिन दोनों पक्षों को अपनी बातों को साबित करने के लिए ठोस प्रमाण पेश करना होगा। जज साहब ने फिर से सुनवाई के लिए अगली तारीख तय कर दी। दोनों पति पत्नी एक बार फिर अदालत से बाहर निकले, आंखों में एक गहरी थकान और दिल में अधूरे सवाल लिए। अगली पेशी का दिन आया। कचहरी में फिर वही माहौल, गहमागहमी, फाइलों की आवाजें और बेचैनी से इंतजार करते हुए लोग। जज साहब कुर्सी पर विराजमान हुए और अदालत की कार्यवाही शुरू हुई। कटघरे में दोनों पति पत्नी खड़े थे। जज ने गंभीर स्वर में पति की ओर देखा और कहा, अब साफ साफ बताओ, तुम अपनी पत्नी को खर्चा क्यों नहीं देते? पति का चेहरा तमतमा गया। उसका गुस्सा अब चेहरे पर साफ झलक रहा था। वह बिना सोचे समझे चिल्ला पड़ा, जज साहब, कुछ भी हो जाए, मैं इस औरत को एक भी पैसा नहीं दूंगा। जो खर्चा चाहिए ये अपने माँ बाप से मांगे, मैं एक भी पैसा नहीं देने वाला। अदालत में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें पति पर टिक गई। जज साहब ने अपनी ऐनक उतारी, मेज पर रखी और धीरे से बोले, जब तुम मेरे सामने इस अदालत में इस तरह अपनी पत्नी से बदतमीजी से बात कर रहे हो तो सोचने वाली बात है कि अकेले में तुम उसके साथ कैसा व्यवहार करते होगे। पति का चेहरा थोड़ा सहम गया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी अहंकार भरा था। जज साहब ने पत्नी की ओर देखा, आवाज को नरम करते हुए पूछा, बताओ, तुम क्या चाहती हो? पति के साथ रहना चाहती हो या तलाक? पत्नी कुछ पल चुप रही।
उसकी आंखों में आंसू छलकने लगे थे, लेकिन उसने खुद को संभाला। गहरी सांस लेकर बोली, जज साहब, मैं तलाक चाहती हूँ और जो भी दहेज के सामान और पैसे मेरे मायके से आए थे, मैं सब वापस चाहती हूँ। इतना सुनते ही पति फिर से भड़क उठा। उसने तमतमाते हुए कहा, कौन सा दहेज? तुम्हें तो कुछ मिला ही नहीं था, मैं कहां से दूंगा? पत्नी ने संयमित आवाज में जवाब दिया, जज साहब, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है। क्या क्या सामान मिला था, कितना पैसा दिया गया था, सबकी लिस्ट है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं अदालत में सारे सबूत पेश कर दूंगी। पति और भी गुस्से में आ गया। वह चीखते हुए बोला, मैं तुम्हें एक भी सामान नहीं दूंगा और नेक भी पैसा दूंगा। जज साहब ने गहरी नजरों से उसे देखा, फिर एकदम ठंडी लेकिन बहुत कड़क आवाज में बोले, तुम सरकारी नौकरी में हो, तुम्हें अपनी पत्नी को खर्च देना पड़ेगा, चाहे आपस में रहो और उसे सम्मान से रखो या फिर अलग होकर कानून के अनुसार गुजारा भत्ता देना होगा। तुम अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते। पति बौखलाते हुए बोला, जज साहब, मैं कहां से पैसा दूं? मेरे पास तो कोई पैसा नहीं है। जज साहब ने उसकी बात सुनी, फिर गंभीरता से बोले, तुम्हारी आय का पूरा विवरण अदालत मंगवाएगी और अगर आय होती है तो कानूनन तुम्हें भरण पोषण देना ही पड़ेगा। अगली तारीख पर अपनी आय और खर्चों का पूरा हिसाब अदालत में पेश करो, वरना कोर्ट स्वयं निर्णय लेगा। जज साहब ने हथौड़ा बजाया। अगली सुनवाई की तारीख तय की जाती है, सबूत और आय विवरण प्रस्तुत किए जाएं। पति पत्नी दोनों भारी मन से अदालत से बाहर निकले, लेकिन हवा में अब साफ महसूस हो रहा था, सच का पलड़ा धीरे धीरे किस तरफ झुकने लगा था। अदालत की सुनवाई खत्म हो चुकी थी। जज साहब अपनी कुर्सी से उठ चुके थे और वकील, गवाह, फरियादी सब एक एक कर कोर्ट रूम से बाहर निकल रहे थे। थकी और टूटी हुई पत्नी चुपचाप बाहर आकर अदालत परिसर के एक कोने में रखी पुरानी बेंच पर बैठ गई। उसकी आंखें शून्य में ताक रही थीं। उसके भीतर एक अजीब सी खालीपन भर चुकी थी। न रोने का मन था, न बोलने का। बस एक लंबी सांसें जो जैसे खुद को संभालने की नाकाम कोशिश कर रही थीं। इसी बीच उसका पति भी अपने परिवार के साथ कोर्ट से बाहर आया। वह उसे बैठे देख तमतमाता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके चेहरे पर गुस्से की लपटें साफ दिख रही थीं। जैसे ही वह बेंच के पास पहुंचा, गुस्से से आगबूला होकर चिल्लाने लगा, देख लेना, तुझे न कोई सामान मिलेगा, न एक भी पैसा मिलेगा, न तुझे अपने साथ रखूंगा और न तलाक दूंगा। तू मरती है तो मर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तेरे माँ बाप को भी देख लूंगा जो मेरे खिलाफ बोले। वह धमकियां देता रहा। आवाजें तेज होती रहीं। पास से गुजरते लोग रुककर उसे घूरने लगे थे। पत्नी सिर झुकाए चुपचाप सब सुन रही थी। वह न कुछ बोली न रोई, बस अपने आंचल को मुट्ठी में भींचे बैठी रही। इसी बीच जज साहब जो कोर्ट से निकल रहे थे, ये सारा दृश्य देख और सुन रहे थे। वह थोड़ी दूरी पर रुके और गंभीरता से सब कुछ गौर से देखा। फिर वे धीमे कदमों से आगे बढ़े और उसके पति के पास आकर कठोर आवाज में बोले, जज साहब, ये क्या कर रहे हो तुम? कोर्ट के बाहर भी तुम अपनी पत्नी से ऐसे दुर्व्यवहार कर रहे हो? जज साहब के अचानक सामने आ जाने से उसका पति हक्का बक्का रह गया। उसके चेहरे का रंग फक पड़ गया और वह इधर उधर देखने लगा, जैसे भागने का रास्ता खोज रहा हो। लेकिन जज साहब का तीखा स्वर उसके पांवों को जकड़ चुका था। पति ने बिना कुछ कहे जल्दी से अपने माँ बाप का हाथ पकड़ा और सर झुकाए झुकाए कोर्ट परिसर से बाहर चला गया। अब जज साहब ने अपनी नजरें पत्नी की ओर घुमाई। उनकी आंखों में एक दर्द भरी सहानुभूति थी। वह बेंच के पास आए और धीरे से पूछा, जज साहब, बेटी, वह क्या कह रहा था? कैसे बात कर रहा था तुमसे? तुम उसे जवाब क्यों नहीं देती? पत्नी ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें सूजी हुई थी, पर उनमें कोई शिकायत नहीं थी, बस एक ठंडी स्वीकारोक्ति थी। कमजोर धीमी आवाज में वह बोली, पत्नी, सर, मैं क्या बोलती, ये तो रोज की कहानी है। मैं थक चुकी हूं, अब कुछ सुनने की ताकत नहीं बची। मुझे बस तलाक चाहिए सर। मैं इसके साथ अब एक पल भी नहीं रहना चाहती। ये मुझे धमकी दे रहा था, मेरे माँ बाप को भी डराने की बात कर रहा था। अब मैं बस अपने माँ बाप के साथ रहना चाहती हूँ। मैं उनकी इकलौती संतान हूँ, उनकी सेवा करना चाहती हूँ। बस सर, अब और कुछ नहीं चाहिए। उसकी टूटी हुई आवाज सुनकर जज साहब ने एक लंबी सांस ली। उन्होंने गंभीर होकर कहा, ऐसे कई केस मेरे सामने आते हैं जहां पति अपने अहंकार और जिद में रिश्तों को जला डालते हैं। तुम बिल्कुल सही सोच रही हो। जितनी जल्दी इस जहरीले रिश्ते से अलग होकर
अपने जीवन को फिर से संवार लोगी, उतना ही अच्छा रहेगा। अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ, अपने फैसले खुद लो। जिंदगी लंबी है और बहुत कुछ नया इंतजार कर रहा है। खुद पर भरोसा रखो। ये कहकर जज साहब ने उसके सिर पर हल्के से आशीर्वाद भरा हाथ रखा और आगे बढ़ गए। पत्नी अब भी उसी बेंच पर बैठी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में हल्की सी चमक थी, जैसे एक नया साहस जम ले रहा हो। उसने धीरे से अपने आंचल से आंखें पोंछी, गहरी सांस ली और खुद को उठाया, जैसे अपने टूटे सपनों को समेटकर फिर से खड़ा होना सीख रही हो। पत्नी धीरे धीरे कदम बढ़ाती है। उसके दिल में बहुत कुछ टूटा है, पर कहीं एक कोने में छोटी सी लौ अब भी जल रही है, आगे बढ़ने की, खुद के लिए जीने की। कुछ दिन बाद कोर्ट में फिर से पेशी होती है। इस बार वह अकेली नहीं आती, उसके साथ उसके बूढ़े माँ बाप भी होते हैं, जिनकी आंखों में थकान तो है, पर बेटी के लिए असीम प्यार और चिंता भी। अदालत में पत्नी ने सबूतों का एक एक कागज सामने रखा, दहेज के सामानों की लिस्ट, उनके बिल, शादी की फोटो, वीडियो, यहाँ तक कि अपने जले हुए सपनों की कहानियां भी। जज साहब ने धैर्य से सब कुछ सुना। फिर उन्होंने पति की ओर देखा। पति वही घमंड से भरा चेहरा लिए खड़ा था, जैसे उसे अब भी अपने किए पर कोई पछतावा न हो। तुमने अपनी पत्नी को, जो तुम्हारे साथ 7 फेरे लेकर जीवन भर का साथ निभाने आई थी, उसके साथ विश्वासघात किया। तुमने उसे अपमानित किया, पीटा, उसके आत्मसम्मान को कुचला, और अब भी तुम्हें शर्म नहीं आती? कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। सिर्फ जज साहब की गूंजती आवाज सुनाई दे रही थी। अदालत आदेश देती है कि तुम अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता दोगे, और जितना भी दहेज का सामान व पैसा लिया है, वह सब उसे लौटाया जाएगा। अगर नहीं लौटाया गया तो तुम पर सख्त कानूनी कार्यवाही होगी। इसके अलावा तलाक का फैसला भी सुनाया जाता है। अब से तुम दोनों स्वतंत्र हो। जज साहब ने फैसला सुनाया। पत्नी की आंखों में आंसू आ गए, पर इस बार वे आंसू दुख के नहीं थे, बल्कि एक अजीब सी राहत और आजादी के थे। उसने अदालत से बाहर निकलते हुए अपने माँ बाप का हाथ थामा, जैसे बरसों बाद कोई टूटी हुई शाख फिर से जड़ पकड़ रही हो। उसने आसमान की ओर देखा। कहीं दूर, बहुत ऊपर, नीला आसमान जैसे उसे गले लगा रहा था। आज वह टूटी नहीं थी, आज वह बिखरी नहीं थी, बल्कि खुद को समेटकर फिर से खड़ी हो गई थी। उसने तय कर लिया था कि अब वह सिर्फ जिएगी नहीं, बल्कि अपने लिए जिएगी। खुद का सम्मान, खुद का सपना, खुद की पहचान बनाएगी। उसके कदम तेज हो चले थे, जैसे कोई नई सुबह उसका इंतजार कर रही थी। कोर्ट से बाहर निकलते वक्त उस लड़की के कदम कांप रहे थे, पर उसके इरादे अब लोहे से भी मजबूत हो चुके थे। उसने पीछे मुड़कर एक बार भी नहीं देखा। उस पुराने रिश्ते की कब्र पर अब वह कोई फूल चढ़ाने नहीं आई थी। वह जानती थी, कुछ दरवाजे बंद कर देने से ही जिंदगी में नई खिड़कियां खुलती हैं। अपने बूढ़े माँ बाप का हाथ थामे वह घर लौटी। रास्ते भर माँ चुप थी, सिर्फ उनकी हथेली बेटी के हाथ पर बार बार दुलार करती रही। पिता की आंखें नम थीं, पर होंठों पर चुपचाप दुआएं थीं कि अब उनकी बेटी फिर से मुस्कुराए, फिर से जिए। घर पहुंचते ही उसने पहली बार खुलकर रोया, जैसे बरसों का जमा हुआ दर्द, अपमान और घुटन एक सैलाब बनकर बह निकले। माँ ने उसे सीने से लगा लिया। अब सब ठीक हो जाएगा बेटी, अब तुझे कोई नहीं रुलाएगा। आईने में खुद को देखा, बिखरे बाल, सूजी हुई आंखें, टूटा हुआ आत्मविश्वास, पर उस सब के पीछे एक चमक थी, मैं हार नहीं मानूंगी। अगले ही दिन उसने एक छोटा सा ऑनलाइन कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन कर लिया। घर में पैसे नहीं थे, पर माँ बाप ने अपने पुराने गहने गिरवी रख दिए, सिर्फ अपनी बेटी के टूटे सपनों को फिर से जोड़ने के लिए। वह दिन रात एक कर मेहनत करने लगी। सुबह उठकर माँ बाप के लिए खाना बनाती, फिर कंप्यूटर पर घंटों बैठती, रात में थकते हुए भी देर तक पढ़ाई करती। जब कभी थकान से हिम्मत जवाब देने लगती तो खुद से कहती, जो दर्द सहा है उसे मत भूल, अब खुद के लिए लड़ना है। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। 3 महीने के अंदर उसे एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल गई। पद छोटा था, तनख्वाह मामूली थी, लेकिन उसके आत्मसम्मान की कीमत अब किसी भी दौलत से ऊपर थी। अपनी पहली तनख्वाह से उसने माँ के लिए एक सुंदर साड़ी खरीदी और पिताजी के लिए चमकते हुए जूते। जब वह माँ के हाथ में साड़ी थमा रही थी, माँ की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। पर इस बार ये आंसू दुख के नहीं, अब वह लड़की बदल चुकी थी। अब वह किसी धमकी से डरती नहीं थी, किसी ताने से टूटती नहीं थी। अब उसे समझ आ चुका था,
सबसे बड़ा सहारा किसी का दिया हुआ नहीं, खुद का कमाया हुआ होता है। अब वो अपनी जिंदगी खुद तय कर रही थी, अपने दम पर खड़ी थी, अपने फैसले खुद लेती थी और माँ बाप के लिए डाल बन चुकी थी। कभी कभी वह उन बीते हुए कोर्ट के दिनों को याद करती थी, जब वह चुप रहकर हर अपमान सहती थी। पर अब वह मुस्कुराकर आसमान की ओर देखती और सोचती, काश उस समय भी जानती कि एक औरत का सम्मान उसके भीतर की ताकत से पैदा होता है, किसी रिश्ते या नाम से नहीं। एक शाम वह अपने छोटे से घर की छत पर बैठी थी। आसमान खुला था, हल्की ठंडी हवा चल रही थी, नीचे माँ पापा की हंसी गूंज रही थी। उसने आसमान की ओर देखा, आंखें बंद की और दिल से प्रार्थना की, ईश्वर तेरा धन्यवाद, तूने मुझे तोड़ने के बाद फिर से जोड़ा। अब मैं फिर से जी रही हूँ, अपने लिए, अपने स्वाभिमान के लिए। और दूर कहीं आकाश के पार से जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे आशीर्वाद दे रही थी, बेटी तू अब खुद रोशनी बन गई है।